Hello everyone. Today we will read about electrophilic substitution reaction of benzene और aromatic हेलोरीन्स. ओके. एंड इससे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी जो कि हेलोअल्केन्स तो शो बहुत अच्छे से करते हैं और हेलोरीन्स के केस में वो थोड़ा कम होती हैं रिएक्शन, ड्रास्टिक कंडीशन में होती हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस में होती हैं और बहुत ही कम होती हैं. और हमें एक चीज़ पता है कि हेलोरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके. एंड टुडे वी विल read about electrophilic substitution reaction and reaction with metal. These are two last reactions of halogenes. Okay. तो now we will continue electrophilic substitution reaction. अब ये आपको पता है कि हेलोरीन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उससे हमें ये पता है कि जो हेलोजन ग्रुप है इट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग. इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग. ये अपने लोन पेयर को बेंजीन रिंग को डोनेट कर सकता है और इसका कौन सा इफेक्ट है? इट हैज़ प्लस आर इफेक्ट. ओके. तो इसमें प्लस आर इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर सकता है? अपना लोन पेयर टू द बेंजीन रिंग. तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लस आर इफेक्ट. और अगर आपको याद हो तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है. तो इसलिए अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगा. ओके. तो ये सब अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलोरीन मैंने आपको पहले भी ड्रॉ करके दिखाया था, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं ये चीज़. और एट द सेम टाइम जो एक्स ग्रुप है उसमें, एक्स ग्रुप मतलब हेलोजन ग्रुप, इसका नेगेटिव आई इफेक्ट भी होता है. इट मीन्स ये विड्रॉ भी करता है इलेक्ट्रॉन में. एक तरफ तो ये रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो प्लस आर इफेक्ट, और वो किस पोजीशन पे डोनेट कर रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे. और एक तरफ मैं ये कह रही हूँ कि एट द सेम टाइम ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करता है फ्रॉम बेंजीन रिंग. तो ये क्या करता है? बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है फर्दर रिएक्शन के लिए. ओके. और जो ये डीएक्टिवेशन होता है फर्दर रिएक्शन के लिए, जो बेंजीन रिंग का डीएक्टिवेशन होता है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कम होता है. ओके. क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है ना. तो वहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन भी विड्रॉ करेगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसमें. और अगर वो मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो मेटा पोजीशन में तो ऑलरेडी कोई चार्ज ही नहीं है, तो वहाँ से ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा. तो मतलब कि जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस हैं उनमें ये कम डीएक्टिवेशन कर पाता है, लेकिन ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है. ओके. तो ये जो आपका क्लोरीन ग्रुप है या हेलोजन ग्रुप की मैं बात करूँ, इट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. ओके. इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? प्लस आर इफेक्ट के थ्रू. एट द सेम टाइम ये डीएक्टिवेट करता है रिंग को. इट मीन्स ये कौन से इफेक्ट से मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ? माइनस आई इफेक्ट से. ओके. और इन दोनों चीज़ में अगर आपको याद हो, पिछली बार आपको ये बताया गया था कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं फर्दर रिएक्शन के लिए बेंजीन रिंग को. बट यहाँ पे कंडीशन उल्टा है. एट द सेम टाइम प्लस आर इफेक्ट के अलावा ये माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है. तो इसीलिए ये क्या कर रहा है? रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है. ठीक. ओके. तो नेक्स्ट इसके हम कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, 4 रिएक्शंस जो आपने क्लास 11th में भी पढ़े हुए हैं, वही के वही डिटो. ओके. क्लोरोबेंजीन प्लस Cl2, ये एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में अगर आपको याद हो यहाँ पर Cl प्लस जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट होगा एंड इट विल अटैक ऑन ऑर्थो पोजिशन एज वेल एज पैरा पोजिशन. और वहाँ पे ये H को सब्सटीट्यूट करेगा. तो वी विल गेट 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन. Okay, and we also will get 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन. दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. और ये हमें पता है कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनेगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि जो पैरा वाले आइसोमर होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि ज़्यादा सिमेट्रिकल होते हैं. ओके. तो मेन चीज़ आपकी ये है कि ये मेजर है एंड दिस वन इज़ माइनर. तो ये हमने पढ़ा हुआ है, वही चीज़ हम एलैबोरेट बस आगे कर रहे हैं. ये हमने क्लास 11th में ही पढ़ा हुआ और क्लास 12th में भी आपको बता दिया. नाइट्रेशन नेक्स्ट है रिएक्शन आपकी नाइट्रेशन. क्लोरोबेंजीन कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में. तो यही नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है हमारा. और इन दोनों की रिएक्शन से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है? NO2+. तो वो NO2+ इट विल अटैक एज ऑर्थो पोजिशन पे भी अटैक करेगा एज ऑन ऑर्थो पोजिशन एज वेल एज ऑन पैरा पोजिशन, और पैरा पोजिशन पे ज़्यादा अटैक होगा. तो हमें यहाँ पर ऑर्थो वाला आइसोमर भी मिलेगा और हमें यहाँ पे पैरा वाला आइसोमर भी मिलेगा. तो ऑर्थो जो आइसोमर है ये आपको माइनर फॉर्म में मिलेगा, मतलब कम अमाउंट बनेगा, और पैरा वाला का अमाउंट ज़्यादा बनेगा. ओके. अब यहाँ पे इसका नाम अगर मैं देखूँ तो दिस इज़ ऑर्थो आइसोमर 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन. यहाँ पे हम क्लोरीन को नंबर 1 देंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा. और आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा दिस इज़ 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन. ओके. नेक्स्ट थर्ड नंबर रिएक्शन सल्फोनेशन. सल्फोनेशन जो होता है इट अक्कर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड. तो इसमें आपका जो जनरेट होता है इलेक्ट्रोफाइल HSO4, आपका जो जनरेट होगा न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट होगा वो आपका SO3H वाला यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेगा H को. ओके. तो यहाँ पे आपका जो SO3H बन रहा है इट सब्सटीट्यूट हाइड्रोजन एंड वी विल गेट
2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, जब ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर रहा है, यहाँ SO3H लग गया, ओके। 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसमें आपको क्लोरीन, आपकी जो मेन प्रेफरेंस है वो SO3H को दी गई है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और आपका मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो पैरा वाला बनेगा, तो 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। 4 नंबर पे क्लोरीन ग्रुप, प्रेफरेंस हमने SO3H को दी है बिकॉज ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे पहले है, ओके। नेक्स्ट 4th रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, और ये एल्काइलेशन भी होता है, एसाइलेशन भी होता है। तो पहले मैं दिखा रही हूँ आपको एल्काइलेशन। तो क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और यहाँ पे CH3 प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल आपका कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करा तो ये बना, पैरा पे अटैक करेगा तो ये बनेगा, और मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा वाला बनेगा। और नाम क्या है इस कंपाउंड का, दिस इज 1-chloro-4-methyl benzene, दिस वन इज 1-chloro-2-methyl benzene। यहाँ पर आपके क्लोरीन एंड मिथाइल दोनों ही सब्सटीट्यूएंट है, तो मैं इसमें जिसका अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको मैं कम नंबर दूंगी, तो मैंने यहाँ पे क्लोरीन को क्या दिया है, कम नंबर देके 1 क्लोरो पे डाल दिया, 1-chloro-2-methyl। इस केस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे SO3H जो है हमारा, वो SO3H आपका मेन ग्रुप है हमारा, तो इसको मैं 1 नंबर दे रही हूँ। तो इसका नाम क्या है, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड दिस इज 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है, ओके। और ये अभी एक रिएक्शन और बची इससे रिलेटेड हमारे पास, दिस इज फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और इस रिएक्शन में आपका बेसिकली है क्या, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपकी CH3CaOCl के साथ, दिस इज एथेनॉइल क्लोराइड, ओके। और यहाँ पे ये COCH3 वाला ग्रुप यहाँ पे H से सब्सटीट्यूट होगा, COCH3 पॉजिटिव चार्ज, okay, and it will attack as well on the ortho position as on the para position, और कहाँ ज़्यादा करेगा, पैरा पे। तो ये पैरा वाला कंपाउंड Cl और इसके सामने COCH3, ये ऑर्थो वाला कंपाउंड, मेजर प्रोडक्ट हमारा ये वाला होगा। और अगर इसका नाम तुम्हें याद हो, ये हमारा मेन कीटोन है, दिस इज एसिटोफिनॉन, अगर इसको Cl को मैं भूल जाऊँ तो एसिटोफिनॉन, और इसको नंबर 1 देके कार्बन को, कार्बन नंबर 4 हमारे पास क्लोरीन हो जाएगा, तो 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, एंड दिस वन इज 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, ओके। थर्ड नंबर रिएक्शन एंड द लास्ट रिएक्शंस ऑफ हेलोरिन्स, रिएक्शन विद मेटल्स। तो अगर आपको याद हो तो हमने वुड्स रिएक्शन इसमें पढ़ी थी, तो वुड्स का ही हमारे पास अल्टरनेशन है, वेरिएशंस हैं। नंबर 1 वुड्स फिटिक रिएक्शन, तो इसमें वुड्स की रिएक्शन की तरह RX तो आपका आएगा ही आएगा, सोडियम आपका आएगा ही आएगा, और एक हम यहाँ पे हेलोरिन का मॉलिक्यूल ले लेंगे इन दिस मैनर, ये ले लिया हमने हेलोरिन, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और हमें क्या मिलेंगे, एल्काइल रीन्स, यानी ये X हटेगा Na के साथ, और यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट हो जाएगा, R, और साथ में क्या बनेगा, NaX। डिट्टो वुड्स वाली रिएक्शन है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल RX के ना होके एक मॉलिक्यूल RX का है और एक हेलोरिन का है। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट फिटिक रिएक्शन की, तो इसमें दोनों मॉलिक्यूल हेलोरिन के हैं, साथ में सोडियम के साथ रिएक्शन ट्राईथर की प्रेजेंस में, और ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में कंबाइन होकर बना देगी डाइफिनाइल और बाइफिनाइल, और साथ में NaX, ओके। तो ये सारी रिएक्शंस हमने हेलोरिन्स की भी कंप्लीट कर ली। हेलो अर्केन में कौन कौन सी रिएक्शन आपको पढ़ाई थी मैंने, एलिमिनेशन, एक आपने पढ़ी थी रिएक्शन विद मेटल, और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत डिटेल में। और अगर मैं बात करूँ हेलोरिन्स की, तो उसमें एक हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा देखा कि क्यों कम रिएक्टिव होते हैं वो, और कुछ उसकी रिएक्शन जो ड्रास्टिक कंडीशंस में होती हैं, और एक हमने पढ़ ली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और एक हमने पढ़ी रिएक्शन विद मेटल्स। तो ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट, ओके। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हमारा रह गया है, एंड दिस इज डिस्टिंक्शन बिटवीन पेयर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग हेलोजन। ये जो डिस्टिंक्शन टेस्ट है, पहले तो आप इसका मतलब समझिए। सपोज मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में ब्रोमोइथेन और एक टेस्ट ट्यूब में क्लोरोइथेन है, और दोनों गलती से मिक्स हो गए हैं, तो अब हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए मुझे कुछ टेस्ट करना पड़ेगा लैब में जिसमें कलर भी आए, तो मैं कलर से मैं पहचान सकती हूँ कोई गैस निकले, कुछ कलर आए, तो इन्हें हम बोलते हैं डिस्टिंक्शन टेस्ट, जिसकी वजह से, जिसके थ्रू हम पेयर ऑफ कंपाउंड के बीच में डिस्टिंक्शन कर सकें, उन टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्शन टेस्ट। और इसमें कोई ना कोई चेंज होता है, लाइक गैस निकल सकती है, कलर अपीयर हो सकता है, पीपीटी बन सकता है, तो ऐसा आपको कोई भी चेंज होता हुआ नजर आएगा, ओके। तो यहाँ पे हैलाइट्स वाले चैप्टर में ये बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, बट तब भी एक ही टेस्ट है मेरे पास लेके, वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आपके पास कोई भी हैलाइड हो, किसी भी तरह का हैलाइड हो, चाहे वो एल्काइल हैलाइड हो, चाहे वो बेंजाइल, एलाइल, एराइल और फिनाइल, सबके लिए कॉमन टेस्ट है मेरे पास। तो जब इन हैलाइड्स को, किसी भी हैलाइड्स को हम रिएक्ट करते हैं एक्वस KOH, ये एक्वस KOH क्या करता है, इस हैलाइड को रिप्लेस कर देगा या तो OH से, और अगर वो रिप्लेस होगा तो वो हैलाइड आयन फ्री हो जाएगा। तो इसका काम सिर्फ हैलाइड आयन को फ्री करना है, और अगर वो हैलाइड आयन फ्री हुआ तो वो अपना आगे कोई भी टेस्ट दे सकता है।
और जो हम मेन टेस्ट पढ़ते हैं हैलाइड्स का, हेलोजेंस का, वो मेनली आप कौन सा पढ़ते हो, उसकी रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ में AgNO3 सोल्यूशन हम डालते हैं। तो इससे हमें, अगर आपको याद हो, Cl का, अगर Cl का टेस्ट कर रही हूँ तो AgCl का वाइट PPT मिलेगा, और अगर Br का टेस्ट कर रहे हैं तो AgBr का येलो PPT, और अगर मैं I की बात करूँ तो AgI का येलो PPT हमको मिलता है। AgBr के केस में मुझे पेल येलो कलर मिलता है। तो टेस्ट आपको एक ही टेस्ट है बस हेलाइड वाले चैप्टर में, एनी टाइप ऑफ हेलाइड प्लस एक्वस KOH। इस KOH का काम क्या है, हेलाइड आयन को फ्री करना, प्लस डाइल्यूट HNO3, हीट करना चाहो तो करो, नहीं तो मत करो, और प्लस AgNO3 एक्वस। तो इससे क्या होगा, जो आपके हेलो अल्केन्स होंगे RX मतलब, जो आपके बेंजाइल अल्कोहल होंगे, और जो आपके एलाइल अल्कोहल्स होंगे, एलाइल हेलाइड्स होंगे, मैं गलती बोल गई, अल्कोहल हेलाइड्स, जो आपके RX होंगे, अल्काइल हेलाइड्स, बेंजाइल हेलाइड्स, एलाइल हेलाइड्स, ये तो PPT देंगे क्योंकि ये रिएक्ट करेंगे। इसमें इस जो CX बॉन्ड है वो ब्रेक होगा इजीली। और अगर मैं बात करूँ ARX, ये रिएक्ट नहीं करेगा, विनाइल हेलाइड रिएक्ट नहीं करेगा, तो दे विल नॉट गिव PPT। ओके, तो इसके थ्रू हम किसी के बीच में भी डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। और अगर Cl है R के साथ लगा हुआ, सपोज ऊपर तीनों के साथ, RX, बेंजाइल हेलाइड, एलाइल हेलाइड, इसमें X में क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, तो वो हमें क्या दे देगा, AgCl का वाइट PPT। अगर RBr है हमारे पास, तो दिस विल गिव AgBr पेल येलो PPT, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पार्शली सोल्यूबल है। अगर AgCl की बात करूँ तो कम्प्लीटली सॉल्यूबल इन NH4OH। अगर AgBr के पेल येलो PPT की बात करूँगी तो NH4OH में हल्का सा मिसिबल है, मतलब बहुत अच्छे से नहीं खुलेगा, बट ये भी नहीं कि नहीं खुला। और अगर मैं RI की बात करूँ तो RI में मुझे AgI का येलो PPT मिलेगा, जो कि NH4OH में नहीं डिसॉल्व होगा। ओके, तो मतलब इसके थ्रू हम किसी के बीच में भी डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि क्लोरोबेंजीन एंड इथेन एंड ब्रोमो इथेन में मुझे डिस्टिंक्शन करना है, तो मैं क्या टेस्ट करूँगी, दोनों में मैं एक्वस KOH डालूंगी पहले, फिर डाइल्यूट HNO3 डालूंगी, फिर AgNO3 एक्वस। तो अगर मुझे AgCl का वाइट PPT मिलता है, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व हो जाता है, तो वो उसको मैं क्या बोलूँगी कि हाँ ये क्या है, दिस इज़ क्लोरोइथेन। और अगर AgBr का पेल येलो PPT मिलेगा तो मैं कहूँगी ब्रोमोइथेन है। ओके, नंबर सेकंड एग्जांपल, आपको क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के बीच में डिस्टिंक्शन करना है, क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन जो मेरा है हेलोरीन, मतलब वो रिएक्ट नहीं करेगा। और अगर साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की बात करूँ तो वो RX के जैसा ही हुआ, तो इट विल रिएक्ट एंड इट विल गिव PPT। ओके, तो इस तरीके से आप डिस्टिंक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। ये आपके लास्ट 2 पेजेस हैं NCERT के, और बहुत ब्रीफली आपको ये पढ़ने हैं। पहला जो कंपाउंड है हमारे पास 2 क्लोरीन एटम वाला, डाइक्लोरोमीथेन। दिस इज मेथाइलिन क्लोराइड, ये कॉमन नेम है इसका। और फॉर्मूला क्या है इसका, CH2Cl2। बनता कैसे है, मिथेन के फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से, फोटोकेमिकल फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से, Cl2 के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन HNu सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड वी विल गेट CH2Cl2 + 2HCl। एंड दिस इज यूज्ड एज अ इफेक्टिव सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल एंड फूड इंडस्ट्री। तो ये इसका यूज़ आप एक याद कर सकते हैं, कभी बाई चांस एग्जाम में लिखने को आ जाए। नंबर 2, ट्राईक्लोरोमीथेन, दिस इज क्लोरोफॉर्म, CHCl3। बनाने का तरीका सेम जैसा कि ऊपर देखा हमने, तो इसमें बस 2 Cl2 की जगह कितना Cl2 लेना है, 3 Cl2। सनलाइट की प्रेजेंस, बन गया क्या, क्लोरोफॉर्म, CHCl3। मेन चीज़ ये आपका जो है डार्क कलर्ड बॉटल में स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है टू फॉर्म पॉइजनस गैस फॉस्जीन, COCl2। तो अगर इसको हम एज सच छोड़ दें तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक फॉस्जीन गैस मिलती है, COCl2, CO ऑक्सीजन मतलब Cl2। तो ये फॉस्जीन गैस बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, और ये रिएक्शन आपको लर्न करनी है। क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन, सनलाइट की प्रेजेंस, 2 COCl2 + 2HCl। COCl2 इज़ फॉस्जीन गैस। ओके, और इसी वजह से पहले ये डॉक्टर्स यूज़ करते थे सर्जरी में एज एनेस्थेटिक एजेंट, बट क्योंकि ये पॉइजनस गैस बनाता है, बहुत ज़्यादा फॉस्जीन गैस पॉइजनस गैस बनती है इसके थ्रू ऑक्सीडेशन से सनलाइट में, तो इसीलिए आजकल इसको बैन कर दिया गया है। और नाउ डेज वी आर यूजिंग हेलोथेन एज एनेस्थेटिक एजेंट, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। तो ये जितने भी कंपाउंड हैं हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ ट्राई आयोडोमीथेन, दिस इज़ आयोडोफॉर्म, CHI3, येलो कलर्ड सॉलिड, एंड ये एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। ओके, और इसका आयोडोफॉर्मिक टेस्ट हम आगे अल्कोहल वाले चैप्टर में, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। D, टेट्राक्लोरोमीथेन, दिस इज CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ कॉमन नेम। तो बनेगा कैसे, बिल्कुल फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से, जैसे ऊपर हमने 2 कंपाउंड्स में करा। तो CH4 पे 4 मॉलिक्यूल Cl2 के, सनलाइट की प्रेजेंस, एंड वी विल गेट CCl4 + 4HCl। और ये आपका किस लिए यूज़ होता है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स
प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल। अब रेफ्रिजरेंट्स मतलब जो आपकी गैसेस आप यूज़ करते हो CFC वगैरह, वो रेफ्रिजरेंट्स हैं, तो उनके मैन्युफैक्चर में काम आता है ये CCl4, आगे हम देखेंगे। और प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं, जो कि जेट्स वगैरह को प्रोपेल करने में एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं। तो प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल प्रोपेलेंट्स की तरह यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स अब आपके क्या हैं, तो दीज आर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कॉल्ड फ्रियॉन्स। मतलब मीथेन में अगर मैं H हटा के क्लोरीन फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट करवा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएंगे, फ्रियॉन्स। और आपको कॉमन एग्जांपल पता है, हम AC की जो गैस है, जो फ्रिज में गैस यूज़ होती है कूलिंग करने के काम आती है एज ए रेफ्रिजरेंट, वो आपकी क्या है, फ्रियॉन्स। और इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब ये लीक करके एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो वहाँ ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। ओके, बनाने का बहुत अच्छा तरीका, CCl4 में SbF3 डाल दो। तो ये अगर आप याद हो स्वार्ट्स रिएक्शन में मैंने यूज़ कर बोला था आपको यूज़ करने को, SbF3 हम वही यूज़ करते हैं एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। CCl4 में 2 Cl को रिप्लेस करेगा 2 F से, एंड वी विल गेट CCl2F2 प्लस SbCl3। ओके, दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन। और इसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं, फ्रियॉन्स हम बना सकते हैं। और ये इसका यूज्ड एज प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल्स। ओके, एंड ये ओजोन लेयर के लिए डिप्लीशन में भी रिस्पॉन्सिबल है, इसका ड्रॉबैक। नेक्स्ट लास्ट कंपाउंड DDT। अब ये DDT क्या है, दिस इज बहुत अच्छा आपका इंसेक्टिसाइड है, बट नाउ डेज ये बैन है क्योंकि ये पानी में इंसोल्यूबल है और ऑयल में सोल्यूबल है। ओके, और ये क्या करता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। ये बहुत फिशेस के लिए हाईली टॉक्सिक, आजकल इसको बंद ही कर दिया गया एक्चुअली में, लेकिन हमारे देश में यूज़ होता है DDT। ओके, इसका स्ट्रक्चर पे फोकस करिए आप। ये 2 कार्बन, इथेन मतलब पहले कार्बन पे 3 क्लोरीन, तो यानी ट्राईक्लोरो। ओके, और दूसरे कार्बन पे 1 क्लोरोफिनाइल, दूसरा क्लोरोफिनाइल। तो इसका जो नाम बनेगा, दिस इज पैरा पैरा डैश डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन दिख रहे हैं आपको, 2 बेंजीन रिंग दिख रही है, डाईफिनाइल, फिर आपको 3 क्लोरीन दिख रहे हैं, ट्राईक्लोरो, एंड दिस इज इथेन। तो ये इसका कॉमन नेम है, पैरा पैरा डैश डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। और इसको स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं क्वेश्चन। और अगर इसका मैं IUPAC नेम की बात करूँ तो इसको 1 नंबर दूंगी, इसको 2, क्योंकि यहाँ 3 सब्सटीट्यूएंट है, यहाँ 2 सब्सटीट्यूएंट है। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स फॉलो करते हुए इसको 1 नंबर दूंगी, तो इसका क्या नाम बनेगा, 111 ट्राईक्लोरो, और 2 पे 2 पोजीशन पे 2 मतलब 2 एंड आपके 2 ग्रुप जुड़े हैं, दिस इज 4 क्लोरोफिनाइल, और ये 4 क्लोरोफिनाइल को साथ हम क्योंकि 2 जुड़े हुए हैं तो मैं बेस लगाऊंगी, इथेन। ओके, तो ये इसका IUPAC नेम। तो दिस इज़ वाइट पाउडर, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ होता है। तो ये हमने सब इसके यूजेस भी देख लिए, साथ साथ एक आपके ये 4-5 यूजेस और फर्स्ट पेज पे आपके चैप्टर में गिवन है, जो आपका क्लोरेम्फेनिकॉल है। दिस इज़ क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, और ये नेचुरल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस करते हैं, और ये किस काम में आती है, टाइफॉइड फीवर को कम ट्रीटमेंट के काम में आती है, नेचुरल। ओके, नंबर 2 थायरॉक्सिन, दिस इज़ ऑल्सो नेचुरल, ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है सबकी, और इसमें दिस इज़ आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, और इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए ना तो इसकी डेफिशिएंसी से गॉइटर होता है, तभी हम अपने खाने में आयोडीन लेते हैं गॉइटर से बचने के लिए, तो वो उस हार्मोन में भी प्रेजेंट है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। ओके, एंड कुछ हमारे पास कंपाउंड्स आर्टिफिशियल भी हैं जो कि जिनमें क्लोरीन वगैरह हैं प्रेजेंट, है ना, तो इसी चैप्टर में इसलिए पढ़ रहे हैं। तो वो जैसे क्लोरोक्विन, दिस इज मेडिसिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। हेलोथेन यूज्ड एज एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी, क्लोरोफॉर्म की जगह ये यूज़ किया जाता है कंपाउंड। एंड सर्टेन फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर पोटेंशियल ब्लड सब्सटीट्यूट्स इन सर्जरी, ब्लड को सब्सटीट्यूट ब्लड के सब्सटीट्यूट की तरह काम आते हैं सर्जरी में। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूजेस, ये भी आपको लर्न करने हैं। एंड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिखाया है सॉल्व करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक तो आपके डिस्टिंक्शन टेस्ट अलग से हो गए, कन्वर्जेंस की आप प्रैक्टिस कर ही लेंगे, अगर रिएक्शंस याद हो जाएगी तो कन्वर्जेंस आप कर ही लोगे। तो फोकस एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br। फर्स्ट आप इसको जरा एक बार देख लो कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, मुझे C4H9Br का प्राइमरी वाला अल्काइल हैलाइड लेना है। ओके, और ये मैंने C4H9Br के 4 आपको दिखाए हैं ड्रॉ करके आइसोमर्स। 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 पोजीशन पे ब्रोमो, 1 डिग्री, क्योंकि कार्बन 1 डिग्री पे Br लगा है। ओके, दिस इज 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन, सेकेंड आइसोमर। इसमें आपका 2 पोजीशन पे ब्रोमीन लगा एंड दिस इज 2 डिग्री कार्बन, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, तो दिस सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये तो पहले रूल्ड आउट हो गया क्योंकि मुझे तो प्राइमरी लेना है। तीसरा जो आपका आइसोमर है, जिसमें मैंने क्या करा, चेन लेंथ को थोड़ा कम करके 1 मिथाइल नीचे डाल दिया, तो दिस इज, ये आपका अगर IUPAC नेम देखूँ तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन,
2 methyl propane. Okay, this is 1 bromo 2 methyl propane. ओके एंड ये आपका इसमें ये गलती से ब्यूटेन लिखा गया है, ये प्रोपेन है ये, और दिस इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। और अगर तुम देखो तो बी आर यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है, एक कार्बन जो कि एक कार्बन से जुड़ा है, तो दिस इज प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है। एंड अगर मैं टर्शरी की बात करूँ तो टर्शरी में आपका 2 ब्रोमो 2 methyl प्रोपेन, ये भी यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया, ब्यूटेन प्रोपेन है ये। ओके एंड दिस इज टर्शरी क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है आपका, तो 3 डिग्री में 2 ब्रोमो 2 methyl ब्यूटेन टर्शरी। ओके तो ये भी आपका रूल्ड आउट हो गया। बचे कौन से, ये दो प्राइमरी, ये दो है। ओके अब हमें क्या करना है, इनकी रिएक्शन हमें करानी है एल्कोहलिक QH से। तो एल्कोहलिक QH से क्या बनेगी, HBr निकलेगा, तो ऑब्वियस है एल्कीन बनी। और फिर जब हम कंपाउंड बी को रिएक्ट कराते हैं HBr से तो वो HBr जुड़ जाएगा, उससे मुझे C मिलेगा। ओके यानी वापस मुझे क्या मिल गया, हैलाइड मिल गया। और एक इन्होंने लाइन दी है कि विच इज़ एन आइसोमर ऑफ ए, यानी जो ये B, A और C हैं दीज आर आइसोमर्स, तो ये कोई ना कोई आइसोमर बनेगा, तो हम चेक कर लेंगे आगे। एक हिंट इन्होंने और दे रखा है कि व्हेन A इज रिएक्टेड विद Na मेटल इट गिव कंपाउंड D C8H18। अब ये क्या होगा ये हमें चेक करना पड़ेगा। एक इन्होंने क्लू दे दिया है कि विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद Na, यानी एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये है। तो जब ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपका रिएक्ट करता है Na के साथ, तो उस समय आपका क्या है, ये आपका मतलब क्या देगा, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो भी एक वो देगा एल्केन, उससे वो डिफरेंट है। यानी अब मुझे समझ में आ गया कि हाँ एक यही मेरे पास ऑप्शन बचा है ना, तो ये बस ये आपका ऑप्शन यही एक्चुअली में सही होगा। ये हमने रिएक्शंस मैंने आगे लिखी हैं, तो ये आप चेक कर लीजिए। ये आपका ब्यूटाइल ब्रोमाइड Na के साथ रिएक्शन, ठीक है, तो ये ड्राई एथर की प्रेजेंस में तो ये वाली आपके पास एल्केन बना C8H18। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये तो मना कर दिया ना उन्होंने कि ये नहीं है एक्चुअली में। जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से जो रिएक्शन से बन रहा है सोडियम के साथ, वो वाला एल्केन नहीं है। तो यानी अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा ये वाला। तो इसमें ये क्या है, दिस इज़ 1 ब्रोमो 2 methyl प्रोपेन। ओके एंड एल्कोहलिक QH के साथ मैंने रिएक्शन करवाई, तो ये Br यहाँ से और H यहाँ से, तो ये बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ओके दिस इज एल्कीन। फिर इस पे HBr का एडिशन हुआ, तो Br आपका कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि ये वो कार्बन है जिसपे कम हाइड्रोजन है, ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो ये वाला मुझे आइसोमर मिल गया। तो ये मुझे कौन सा आइसोमर मिला, ये वाला टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये दोनों आपस में आइसोमर हैं, ये मैंने शो कर रखा ऊपर। ओके और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जब इस कंपाउंड का हम Na के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये देख लो CS3, ये रिएक्शन करवाइए मैंने Na के साथ। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, इन दो को इस वाले पार्ट को इस पार्ट के साथ जोड़ देना है, यानी CH3 CH CH3 CH2, फिर यहीं से वापस CH2 CH CH3 CH3। तो ये आपको कंपाउंड मिल गया एंड दिस इज D। ओके C8H18 ये आपको मिल गया प्लस 2 NaBr। तो इस तरीके से आपको ये हिंट वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने होते हैं। पहले सारे स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, फिर कौन सा पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू क्लूज वो आपको चेक कर लेना है। ओके आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ बस ब्यूटेन की जगह आपको क्या करना है, प्रोपेन करना है। इस चीज़ पे आप फोकस कर लो, ये थोड़ा सा यहाँ गलती से लिखा है, ठीक है। थैंक यू। ये चैप्टर में आपको कमांड आ जाएगा अगर आप अच्छे से करेंगे। कन्वर्जन्स भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके थैंक्स।